नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज हम लोग देखते हैं संविधान में जो अनुसूचियां वर्णित हैं उनके बारे में। ठीक है, ये जानते हैं कि अनुसूचियां जिसे शेड्यूल कहा जाता है, मूल रूप से इनकी संख्या कितनी थी? मतलब कि प्रारंभ में जब संविधान लिखा गया था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8, लेकिन अब बढ़ा के ये कितनी कर दी गई है? 12। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में अभी तक आए हैं सबको मैं आपको बताऊंगा और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप बढ़िया से इसको याद कर लें और ये कभी ना भूल पाए, ऐसे मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, संख्या जो थी मूल रूप से कितनी थी? 8 और 4 बाद में बढ़ा के अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। अंग्रेजी में इसको शेड्यूल कहा जाता है, हिंदी में अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, तो अब इन 12 अनुसूचियों में कौन कौन से विषय हैं इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कानून कौन बनाता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कानून बनाना किसका काम है? तो कानून बनाना दो संस्थाओं का काम है मित्रों, एक केंद्रीय स्तर पे और एक होती है राज्य स्तर पे। ठीक है, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि आपको जो भी मैं बताना चाहता हूं बढ़िया से याद हो सके, क्योंकि हर बुक में ये दिया हुआ है लेकिन आज तक आपको याद नहीं है, कंठस्थ याद बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा याद भी होगा तभी मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा जो आप बढ़िया से याद कर सकते हैं। केंद्रीय स्तर पे कानून बनाने का काम किसका होता है? तो याद रखेंगे संसद का काम होता है केंद्रीय स्तर पे कानून बनाने का। अब ये संसद क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी हाल ही में हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ है। मैंने पीछे संसद के बारे में डिटेल पढ़ाया है। अगर आपको संसद के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के लिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो संसद के फोटो के साथ आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें डिटेल में बताया गया है। थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। तो संसद क्या है? तो संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, और दूसरा अंग होता है राज्यसभा, और तीसरा अंग जो होता है वो होता है लोकसभा। इसको आनंद लेकर पढ़िए मित्रों ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से समझ बैठ पाए, ये दिमाग में बढ़िया से बैठ पाए। ठीक है, तो कानून कहां से पारित होता है? तो ये तीनों जगह से किसी प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तो कानून बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, राज्य स्तर पे अगर बात किया जाए तो आपने सुना होगा विधान मंडल के बारे में। तो विधान मंडल बनाता है, उसमें भी 3 अंग होते हैं। जैसे मैं यूपी बिहार की बात करूं तो इसमें भी 3 अंग हैं। सभी राज्यों में नहीं होते हैं, सभी राज्यों में 2 ही अंग होते हैं विधानमंडल के। इसको क्या कहते हैं? विधान मंडल। ठीक है, तो विधानमंडल के 3 हिस्से हैं यूपी बिहार में, 7 राज्यों में। एक तो राज्यपाल, दूसरा जो होता है विधान परिषद होता है, विधान परिषद, हिंदी में विधान परिषद, अंग्रेजी में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, और एक तीसरा जो हिस्सा होता है विधानमंडल का तो वो होता है विधानसभा। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव, ये काउंसिल हो गया विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे विधानसभा को। ठीक है, तो ये इसका काम है विधानमंडल का राज्य में कानून बनाना। कहाँ कानून बनाना? राज्य में कानून बनाना। और इसका काम क्या है? तो केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना। याद रखेंगे। अब चलिए, ये आपको याद होगा। अब इसके पदाधिकारी इसमें कौन कौन होते हैं आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए। कौन कौन? तो राष्ट्रपति के साथ एक लिख लेंगे हम, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो 2 लोग ये हो गए। राज्यसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष। तो पहले ही मैंने बताया है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो फिर वही बात मैं करूं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, यहां भी मैंने बताया। तो राज्यसभा के एक अध्यक्ष होंगे, एक क्या होंगे? उपाध्यक्ष। तो पदाधिकारी मैं बता रहा हूं, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष। याद रखेंगे 6 पदाधिकारी। यहां से आपको याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 6 हुआ, लेकिन आप ये समझिए कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो दोनों मिला के 5 ही हुए। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मित्रों। ठीक है, वैसे भी यहाँ याद करना है राज्यपाल, फिर क्या लिखेंगे? उपराज्यपाल, 2 यहाँ से, फिर विधान परिषद के अध्यक्ष और कौन? जैसे कि यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वैसे यहाँ भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
और विधानसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो अगर एक शब्द में इसको कहा जाए कि ये कौन है, तो कानून बनाने वाली संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। ये लोग पदाधिकारी हैं। आप ये याद रखेंगे कि मैं कहीं यूज बताऊंगा शेड्यूल में, आप याद रखेंगे, इसको ध्यान से समझिए। कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो देश में संसद का होता है, और राज्यों में किसका होता है, तो विधानमंडल का होता है। ठीक है, यहाँ पे योगी जी की सरकार है या नीतीश जी की सरकार बिहार में है, और यहाँ पे मोदी जी की सरकार है, केंद्रीय सरकार। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो कानून बनाने वाली दो संस्थाएं, इसके पदाधिकारी कौन कौन है मैंने आपको बताया। एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से रिपीट करके मेरा वीडियो देख लीजिए। तो कानून बनाने वाले हो गए। अब कानून का पालन कौन कराता है, कानून का पालन कराने वाले। तो आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं, तो कानून का पालन कराना किसका काम है, कोर्ट। दो कोर्ट याद रखेंगे, एक कौन सी, तो हाई कोर्ट, और एक कौन सी, तो इसको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हिंदी में बात किया जाए तो उच्च न्यायालय, और दूसरी जो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम या क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, न्यायालय। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो कानून का पालन कराने वाली संस्था कौन सी है, कोर्ट है। अब इसके पदाधिकारी कौन होंगे मित्रों, तो न्यायाधीश मतलब JUDGE, जज। इसके पदाधिकारी कौन होंगे, जज होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कानून के पालन कराने वाले अधिकारी कौन होते हैं, तो न्यायाधीश या क्या होता है, जज। मैं आपको अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं, इसकी आवश्यकता अनुसूचियों में होगी, तो इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं ताकि आपको मैं जो बात समझाऊं वो आपको समझने में दिक्कत न हो। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। जो मैंने बताया आपको शायद याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो एक बार और देख लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि ये आपके पास हमेशा के लिए जमा हो जाए। ठीक है, बिना कॉपी के पढ़ना मतलब समझिए कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कॉपी और पेन आपके साथ होना चाहिए, नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में है, पहले 8 थी। देखते हैं पहली अनुसूची। जैसा कि संविधान के भाग के बारे में मैंने बताया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र पहले भाग में भी था, और पहली अनुसूची भी यही है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। इसमें भारत के 28 राज्यों व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित या संघीय केंद्र शासित प्रदेश, या इसको और भी एक नाम से जानते हैं, संघीय प्रदेशों का नाम है। जैसा कि मैंने आपको संविधान के भाग पढ़ाते समय बताया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, और एक है लक्षद्वीप। 8 हैं, और 28 राज्यों के बारे में निश्चित रूप से आप जानते ही होंगे, जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब है, उड़ीसा। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम कहाँ है, तो संविधान की पहली अनुसूची में है, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा कैसे याद रखेंगे। दूसरा, ये तो पाठ के जो भाग में आपको मैंने पढ़ाया था वही सेम है। अब ये दूसरी अनुसूची में क्या है इसको देखते हैं। दूसरी अनुसूची में देखिए, मान लीजिए कि एक भर्ती निकली, और ये हमारे कौन है, आपको तो पता ही होगा, ये हमारे संतोष बाबा है। संतोष बाबा भर्ती में भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्या, वेतन, फिर देखते हैं कि भत्ता है इसमें या नहीं है, और फिर एक और चीज देखते हैं कि इसमें पेंशन है कि नहीं है। ये संतोष बाबा की ही बात नहीं है, सभी लोग यही किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले यही चेक करते हैं कि वेतन कितना है, भत्ता क्या है, और इसमें पेंशन है या नहीं है। तो इसी के बारे में अनुसूची 2 में जिक्र किया गया है। जब ये आपको पसंद आ जाए, वेतन, भत्ता और पेंशन, तब आप इसमें सेलेक्ट होने का प्रयास करेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, तो शपथ व प्रतिज्ञान करना पड़ता है। मतलब शपथ ग्रहण आपका होता है कि मैं कानून का पालन करूंगा या अपने संविधान के नियमों का पालन करूंगा। ठीक है, तो 2 और 3 आप याद रखेंगे कि वेतन, भत्ता और पेंशन। 4 में क्या है, तो शपथ व प्रतिज्ञान है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था कि आप ये बताएं कि किसके वेतन की बात है। मैंने तो याद रखने के लिए संतोष बाबा का नाम ले लिया, नहीं तो ये आप याद रखेंगे कि ये अनुसूची 2 में किसके पेंशन और किसके वेतन, किसके भत्तों की बात है। तो वही मैंने आपको पढ़ाया
कि जो भी संसद के पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ता पेंशन की बात। दूसरा आपको मैंने बताया विधानमंडल के पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात। और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। कहाँ पे? तो इस अनुसूची 2 में। एक आपको और अलग से याद रखना है CAG का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब हिंदी में इसको बोले तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक याद रखेंगे। ठीक है, तो वेतन भत्ता पेंशन किसको देने की बात की गई है? तो ये संसद के पदाधिकारियों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 6 लोग इसमें हो गए। वैसे ही 6 लोग इसमें, मतलब कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और हाई कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, और एक याद रखेंगे CAG मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखेंगे आप लोग। ये मैंने किस ये बताया था, आप लोग समझ चुके हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसके वेतन भत्ते की बात की गई है। तो ये कानून बनाने वालों के और कानून मनवाने वालों को, पालन कराने वालों का। और एक अलग से याद रखेंगे CAG को। ठीक है, अब आइए तीसरे में भी बात की गई है। तो ये शपथ और प्रतिज्ञान की। तो इसमें थोड़ा आप 2-4 नए नाम याद रखेंगे, मतलब जो मंत्री हैं उनके, और जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए भी इसमें, मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए भी इसमें थोड़ा सा है। और ये लोग जो इसमें है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं कि उनके शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मित्रों अनुसूची 4 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 4 जो है वह राज्यसभा से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यसभा। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, ये संसद का एक अंग होता है। कौन? राज्यसभा। ये इसके सदस्य कहाँ से आते हैं? सदस्य आते हैं हमारी 28 राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उससे, और एक दिल्ली से भी आते हैं। दिल्ली में भी विधानसभा है, और एक कहाँ है? पुडुचेरी में भी विधानसभा है। तो याद रखेंगे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभाएं हैं और अपनी 28 राज्यों में है। था तो पहले JNK में भी, लेकिन अभी यहाँ पे कभी चुनाव नहीं हुआ है। नहीं तो आगे अगर चुनाव होता है तो यहाँ भी विधानसभाएं हो सकती है, JNK और लद्दाख में। ठीक है, पहले था लेकिन अभी चुनाव यहाँ पे कभी नहीं कराया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं? तो राज्य में जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा है, वहीं से आते हैं। ठीक है, यहाँ की दिल्ली विधानसभा से, पुडुचेरी की विधानसभा से, और कहाँ से? 28 राज्य जो है उनसे। ठीक है, ये क्या है कि ये भी राज्य है, लेकिन ये कैसे राज्य है? तो आप याद रखेंगे मित्रों कि ये संघीय राज्य है। ये कैसे राज्य है? संघीय राज्य है। ठीक है, चलिए तो चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? यही बताया गया है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, इसका चुनाव जो होता है राज्यसभा के सदस्य का, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो ये चुनाव जो होते हैं वो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विधायक ही चुन के भेजते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा यह चुनाव नहीं कराया जाता है। तो ये अनुसूची 4 में बस यही बताया गया है कि किस राज्य से, मतलब यूपी से कितने जाएंगे, बिहार से कितने जाएंगे, MP से कितने जाएंगे, महाराष्ट्र से कितने, यही बात बताया गया है कि किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य जाएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि यूपी से पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप? 31। अगर बिहार से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 16। MP से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 7 या 9 होगा, 7 ही होना चाहिए। MP से चेक कर लीजिएगा, ये हम कंठस्थ जानकारी इसकी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि बिहार, यूपी से, मतलब किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे, ये कहाँ बताया गया है? तो अनुसूची 4 में बताया गया। कहाँ जाने की बात हो रही है? तो राज्यसभा में। इसको भी हम लोग सांसद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। अंग्रेजी में MP कहते हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्राइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया जो है उसमें, और अनुसूचित जनजाति ST बोलते हैं उसको। मतलब अंग्रेजी अगर इसकी लिखूं मैं तो लिखूंगा शेड्यूल ट्राइब। जो हमारे आदिवासी बंधु हैं उन पे सरकार प्रशासन कैसे चलाएगी और उनका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, यह कहाँ बताया गया है? तो STI इसको हम आम भाषा में क्या कर सकते हैं? आदिवासियों के संबंध में प्रशासन की बात कहाँ किया गया है? तो अनुसूची 5 में। अब देखिए 6 में भी सेम यही विषय है। मैंने अनुसूचित सेम यही विषय, अनुसूचित क्षेत्र व
क्षेत्र व जनजाति के संबंध में। तब दोनों को एक ही क्यों लिखा गया है? तो इसमें 4 विशेष राज्यों के ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के और जनजातियों के संबंध में बात की गई है। कौन से 4 राज्य हैं? 6वीं अनुसूची में किन 6 राज्यों का जिक्र किया गया है? तो याद रखेंगे, एक असम है, एक मेघालय है। दोनों क्या है? असम और मेघालय दोनों मित्र हैं, याद रखेंगे। तो 4 राज्य हो गए, एक तो असम, एक मेघालय। मी से हम लोग बता सकते हैं कौन सा राज्य होता है? मिजोरम। और त्र से कौन सा राज्य होता है? त्रिपुरा। याद रखेंगे, ये 4 राज्य हैं जिसका जिक्र, देखिए, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति पे प्रशासन कैसे किया जाए, इस पे नियंत्रण लिख दे रहा हूं का प्रशासन व नियंत्रण कैसे किया जाए, यह किस अनुसूची में बताया गया है? तो 5वीं अनुसूची में यही सेम चीज बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के संबंध में प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान, लेकिन ये विशेष 4 राज्यों की ही बात इसमें की गई है। एक आप याद रखेंगे, असम, मेघालय दोनों मित्र हैं, मित्र का मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। इन्हीं 4 राज्यों के आदिवासियों के संबंध में 6वीं अनुसूची है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों साथ ही रखेंगे, 5-6 सेम ही है, इसमें राज्य का जिक्र नहीं है, बाद में राज्य का जिक्र किया गया है। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनुसूची 6 में किन राज्यों के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो आप बताएंगे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के एसटी और ट्राइबल एरिया के बारे में। चलिए ये देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अनुसूची है तो वो 7वीं अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है? तो केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे यहाँ पे 7वीं अनुसूची में एक सूची बनाई गई है। सूची कितनी सूचियां बनाई गई है? तो 3। एक संघ सूची कहते हैं, संघ को केंद्र भी कहते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। एक राज्य सूची है, राज्य सूची, और एक जो है समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताता चलूं कि संघ सूची में कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो ऐसे विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। मतलब कभी केंद्र में किसका शासन है? तो एनडीए का शासन है, मोदी जी का शासन है। तो यहाँ पे किसका शासन है? तो एनडीए का शासन है। बीजेपी नेतृत्व करती है, अलायंस का नाम क्या है? गठबंधन का नाम है एनडीए। याद रखेंगे आप। तो ये संघ जो है ये इसके अंतर्गत जो भी शक्तियां हैं इसको इस सूची में लिख दिया गया। जैसे एक विषय मैं आपको बताता चलूं कि रेलवे एक ऐसा विषय है जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है। अगर आपके निकटवर्ती स्टेशन पे ट्रेन रुकती है या नहीं रुकती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है मोदी जी की जिम्मेदारी, मतलब केंद्र की जिम्मेदारी। तो ऐसे बहुत सारे विषय इसमें लिखे गए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट संख्या अगर बताता चलूं तो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। फिर बात की जाए अगर राज्य सूची की, तो राज्य सूची में भी लिखता चलूं मैं कि वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। ऐसे रेलवे के जैसे इसमें कई विषय हैं, 100 विषय हैं। ऐसे विषय जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। इसमें कितने विषयों की संख्या कितनी है? 100। सरकार जिन विषयों पे कानून बनाती है वे सब इस राज्य सूची में रखे गए हैं। इनमें विषयों की संख्या कितनी है? 61 है। और समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो ऐसे विषय जिसपे केंद्र सरकार भी बनाती है और कौन बनाता है? राज्य सरकार भी नियम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? उस सूची में जो विषय होते हैं वो समवर्ती सूची के विषय कहलाते हैं। तो इसमें कितने हैं? तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, तो मित्रों आप इसको याद रखेंगे। ये वर्तमान का मैंने 61 बताया। मूल रूप से इसमें कितने विषय थे? तो इसमें 5 विषय बढ़ा लीजिएगा, शुरू में 66 और यही 5 इसमें घटा लीजिएगा। इसमें मूल रूप से कितने विषय थे? तो 47 थे और वर्तमान में कितने हैं? 52। इसमें 5 घटाना है और समवर्ती सूची में 5 बढ़ाना है। आप इसको जरूर याद रखेंगे। एक वीडियो मैं बनाऊंगा केवल और केवल 7वीं अनुसूची के संबंध में। इसमें डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विषय कहाँ पे शामिल किए जाते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि दिया गया कोई भी विषय हो वह किस सूची का है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों कोई ऐसा विषय आ जाए जो न इस सूची में है, न इस सूची में है, न इस सूची में है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो जो किसी सूची में कोई विषय अगर ना हो, अगर आपातकाल में उस पर नियम बनाने की बात की जाए तो वह केंद्र के अधीन होता है। और ऐसे विषय को क्या कहते हैं? अपशिष्ट विषय। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं। और ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के बारे में जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है? 8वीं अनुसूची के बारे में
सबसे पहले पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में है क्या, तो आप बताएंगे कि इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें हमारी भोजपुरी नहीं शामिल की गई है। और एक और भी महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे भारत में भी बहुत, अंग्रेजी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भारतीय भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। मतलब इन 22 भाषाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, या तो आप पढ़िए, नहीं तो आपकी दशा भी ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले चाहिए? एकदम डाले के चाहिए। 8वां में नंबर 1 पे डाले के चाहिए। चलिए, अब बात यहाँ तक जो मैंने 8 अनुसूचियां पढ़ाया मैंने, ये सब मूल रूप से संविधान में लिखित है। मूल रूप का अर्थ आप समझिए कि प्रारंभ से, जब से संविधान हमारा लागू हुआ है। आंशिक रूप से संविधान हमारा कब से लागू है, मतलब कुछ नियम लागू किए गए थे, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 26 नवंबर 1949 से। और पूर्णतः अगर पूछा जाए कि संविधान कब से लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से आप याद रखेंगे। और इसी दिन को हम लोग हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान को पहली बार कब अंगीकृत किया गया, तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। ठीक है, या बहुत लोग ये मान देते हैं 26 जनवरी 1950, जो कि ये क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। जब आपसे बढ़िया से पूछे कि पूर्णतः ये शब्द अगर आपको दिखे, तभी आपको मानना है क्या, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो मूल रूप से 26 जनवरी 1950 से कई अनुसूचियां थी लिखी हुई, तो 8 अनुसूचियां थी। अब ध्यान में रखेंगे आप, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची इसमें आप 2 बात याद रखेंगे। पहली बात, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के संबंध में थी। मतलब जब देश आजाद हुआ अपना, तो इसमें बहुत सारी भूमि कुछ एक लोगों के पास ही थी, जैसे कि स्थिति फिर बन गई है, बहुत सारा धन कुछ ही लोगों के पास है। तो इस तरीके से ये इसको आर्थिक असमानता कहते हैं। ठीक है, तो ये भूमि की भी असमानता शुरू में थी कि जैसे किसी के पास 200 एकड़ जमीन है और किसी के पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं है, तो जो बहुत ज्यादा भूमि वाले लोग थे, किसान थे, उन्हें क्या कहा जाता था, जमींदार कहा जाता था। तो सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। किस अनुसूची से? तो 9वीं अनुसूची से। अब जैसे कि एक बहुत पुराना गीत है कि जाके कही दो रघुवंश से, रघुवंश जी एक जमींदार थे, जाके कही दो रघुवंश से खेतवा बांटे के परी, चाहे राजी या बेराजी खेतवा बांटे के परी। एक गाना था, मैंने कभी सुना है इसको। तो ये जमींदारी प्रथा का अंत किस अनुसूची में है? तो 9 में है। और ये शब्द न देके अगर कहा जाए कि भूमि सुधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो भूमि सुधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, सॉरी अनुसूची कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? 9वीं अनुसूची। इसमें यह बताया गया है कि सरकार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जमीन या संपत्ति का अधिग्रहण कैसे कर सकती है, किन आधारों पर कर सकती है। 2 नाम आप याद रखेंगे, एक भूमि सुधार और दूसरा है जमींदारी प्रथा का। तो ये भूमि और जमीन दोनों तो एक ही है, दोनों एक ही है, तो आप इसको याद रखें, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार। इसके बारे में किस अनुसूची में बताया गया मित्रों? तो 9वीं अनुसूची में। चलिए, इसलिए अब देखिए, अगर ये कानून नहीं बनाया गया होता, ये कौन सा कानून इसमें बनाया गया है, तो दल बदल कानून, तो क्या होगा? तो इसमें अगर ये कानून न बना होता, तो लोग क्या करते, जो विधायक मान लीजिए है या सांसद हैं, जीतेंगे बीजेपी से और जाके मिल जाएंगे किसमें, किसी और पार्टी में, जैसे कांग्रेस के। चाहे अभी स्थिति यह है कि कांग्रेस के जो बचे कुछ विधायक भी हैं, बचे हुए विधायक हैं, वो भी कहाँ चले जाते, बीजेपी में। तो कोई नेता अपना दल न बदल सके, दल मीन्स क्या होता है, तो पार्टी, 10 से दल बदल, 10 दल याद रखेंगे, पार्टी अपनी चेंज ना कर सके। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी चेंज ही नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक संख्या निर्धारित की गई है कि जितने आपके पार्टी में विधायक होंगे या सांसद होंगे, उसके कुछ परसेंट अगर एक साथ बदलना चाहे पार्टी को, तो बदल सकते हैं। लेकिन 1, 2 या 3 लोग ऐसे चाहें कि मैं इस पार्टी से इस पार्टी में चला जाऊं, तो उनकी सदस्यता जो होती है, सदस्यता दोस्तों खत्म कर दी जाती है। यह कानून किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची आप याद रखेंगे कि किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची किससे है? तो दल बदल कानून से। याद रखेंगे। और 12 दोनों सेम ही है, बस अंतर क्या है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, गांव से संबंधित है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। याद रखेंगे, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया। संशोधन कौन सा था? बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 73वां संविधान संशोधन था। अमेंडमेंट कहते हैं अंग्रेजी में संशोधन को, मतलब कि 73वें बदलाव से 11वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया?
पंचायती राज को जोड़ा गया। फिर एक और बढ़ा देंगे तो 74वें अमेंडमेंट में संशोधन से 12वीं अनुसूची में किसको जोड़ा गया? नगर पालिका को। दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ बताता चलूं। पंचायत को काम करने के लिए कितने विषय प्रोवाइड किए गए हैं? तो याद रखेंगे कि पंचायत में कुल 29 विषय हैं, ठीक है। और अगर नगर पालिका में पूछा जाए तो नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप दोनों को कि पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 18 विषय ऐसे दिए गए हैं जिस पे काम करने का अधिकार किसको होगा? नगर पालिका को होगा। तो आप लोग ये याद रखेंगे, इसका संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992 से में आया था और लागू कब हुआ? 1993 में। दोनों आप यही याद रखेंगे, 1992 में आया और लागू कब हुआ? 1993 में। इसमें ये भी पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी क्यूटी के एग्जाम में कि पंचायती राज की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था, पहले से था पंचायती राज, लेकिन संवैधानिक रूप से ये संविधान में नहीं लिखा हुआ था। तो पूछा जाता है कि इसकी व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप इसको किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में मिला? तो याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव। याद रखेंगे पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में यही प्रधानमंत्री थे जब पंचायती राज को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। याद रखेंगे। तो मित्रों, आप लोग इन 12 अनुसूचियों को कॉपी पे लिखे, कंठस्थ याद रखे। एक बार मैं आपका रिवीजन कराता चलूं। सबसे पहले पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 नंबर में वेतन, भत्ता और पेंशन की बात। 3 नंबर में शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। 4 नंबर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस राज्य से कितने लोग करेंगे इसके बारे में बताया गया है। मतलब सीटों का आवंटन है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो 4वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची जो है, 5वीं और 6वीं, मैंने दोनों को साथ ही बताया आपको कि ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। लेकिन 5वीं में किसी विशेष राज्य का जिक्र नहीं है, जबकि 6वीं में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 राज्यों के एसटी और ट्राइबल एरिया के बारे में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची मैंने बताया केंद्र और राज्य के शक्ति का बंटवारा है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद 8वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको तेज प्रताप जी का वीडियो दिखा ही दिया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। आप ये याद रखेंगे कि एह में भोजपुरी के कहीं कोनो जगह नहीं के दिखल गई, ठीक बा। फिर इंग्लिश को भी आप, एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है भारत की, तो इंग्लिश को भी इसमें कहीं कोई जगह नहीं दिया गया है। फिर 9वीं अनुसूची आप याद रखेंगे भूमि सुधार से और इसको कहेंगे जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। अब एक विषय और है जो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जो ये 9वीं अनुसूची शामिल हुई संविधान में, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज, तो ये प्रथम जो संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन था, यह इसी के माध्यम से 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो पूछा जाए अगर आपसे कि पहला संविधान संशोधन किस विषय के लिए किया गया था, तो 9वीं अनुसूची को शामिल करने के भूमि सुधार के लिए। और ये किस सन में हुआ था? तो 50 में तो संविधान लागू हुआ पूर्णतः, ये 1951 में 1 साल बाद किया गया था। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बात हो गई अपनी 9वीं अनुसूची की। 10वीं में दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परेशानी हो, अगर आपको कोई समझने या आपको कोई ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों तक हम पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।